नमस्कार। कभी सोचा है कि एक डेमोक्रेसी में असली पावर किसके पास होती है? क्या ये किसी एक लीडर या एक पार्टी के पास होनी चाहिए या फिर इसे बांटा जाना चाहिए? देखिए, डेमोक्रेसी में सारी पावर कभी भी किसी एक के हाथ में नहीं रहती। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बीच पावर को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये पावर शेयरिंग का आइडिया, क्या ये देश को मजबूत बनाता है या फिर असल में कमजोर? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, ये सवाल काफी लोगों के दिमाग में आता है। शेयरिंग पावर मतलब डिवाइडिंग पावर, और डिवाइडिंग पावर मतलब देश को कमजोर करना। क्या ये इक्वेशन वाकई इतना सिंपल है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम दो देशों की कहानी देखने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की। दोनों ही देशों ने पावर शेयरिंग की इस गुत्थी को अपने अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश की, और उनके जो नतीजे निकले वो एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग थे। तो चलिए शुरू करते हैं इन दो देशों की कहानी से। स्क्रीन पर देखिए, ये है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश, इतना छोटा कि हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। और दूसरी तरफ है श्रीलंका, हमारे दक्षिणी तट से बस कुछ ही दूर एक आइलैंड नेशन, जिसकी आबादी भी लगभग हरियाणा जितनी ही है। अब साइज में भले ही ये देश छोटे हों, पर इनमें एथनिक डाइवर्सिटी यानी जातीय विविधता बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये एथनिक शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एथनिक का मतलब है एक ऐसा सोशल डिवीजन जो शेयर्ड कल्चर या कॉमन डिसेंट यानी साझी संस्कृति या एक ही वंश पर बेस्ड हो। मतलब एक एथनिक ग्रुप के लोग मानते हैं कि वो एक ही हेरिटेज से आते हैं, शायद उनकी फिजिकल फीचर्स या कल्चर में समान पाए हों। ये जरूरी नहीं है कि उनका धर्म या नेशनैलिटी एक ही हो। तो अब जरा बेल्जियम के कॉम्प्लेक्स एथनिक सेटअप को देखते हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 59% हिस्सा फ्लेमिश रीजन में रहता है और डच भाषा बोलता है, ठीक है। फिर 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी का जो 1% बचा वो जर्मन बोलते हैं। तो नंबर्स के हिसाब से तो डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में हैं, साफ है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यहां पर ना पूरा समीकरण ही उल्टा हो जाता है। जो डच भाषी लोग पूरे देश में मेजॉरिटी में हैं, वो राजधानी ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी हैं, सिर्फ 20%। और जो फ्रेंच भाषी देश में माइनॉरिटी हैं, वो ब्रुसेल्स में 80% मेजॉरिटी में हैं। आप सोचिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी ये। अच्छा, अब जरा श्रीलंका की सिचुएशन पर नजर डालते हैं। यहाँ 74% लोग हैं सिन्हाला बोलने वाले, जो ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं। 18% लोग हैं तमिल स्पीकर्स, जिनमें से ज्यादातर हिंदू या मुस्लिम हैं। और इन तमिल्स में भी दो ग्रुप हैं, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। यहाँ साफ दिख रहा है कि सिन्हाला कम्युनिटी की मेजॉरिटी बेल्जियम की डच कम्युनिटी से भी कहीं ज्यादा बड़ी और क्लियर कट है। तो सवाल ये है कि 1948 में आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका ने अपनी इस डाइवर्सिटी को कैसे हैंडल किया। उन्होंने जो रास्ता चुना उसे कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी बहुसंख्यकवाद। मेजॉरिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या है? सीधी भाषा में कहें तो ये हमारी चलेगी वाली सोच है। ये एक बिलीफ है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को देश पर जैसे चाहे वैसे शासन करने का हक है, भले ही इसके लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी की इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरी तरह नज़रअंदाज ही क्यों न करना पड़े। और श्रीलंका में बिल्कुल यही हुआ। सिन्हाला कम्युनिटी का दबदबा कायम करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। सोचिए, 1956 में एक कानून बनाकर सिन्हाला को देश की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिल लैंग्वेज को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। यूनिवर्सिटीज और सरकारी नौकरियों में सिन्हाला एप्लीकेंट्स को प्राथमिकता दी जाने लगी। और तो और, नए संविधान में यह भी लिख दिया गया कि सरकार बौद्ध धर्म का संरक्षण करेगी और उसे बढ़ावा देगी। तो इसका नतीजा क्या हुआ होगा? जाहिर है, श्रीलंकाई तमिलों को लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें अलग थलग किया जा रहा है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को दबाया जा रहा है। ये अलगाव की भावना धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। दोनों समुदायों के बीच का भरोसा पूरी तरह टूट गया और देश एक भयानक गृह युद्ध, एक सिविल वॉर में चला गया, जिसने दशकों तक देश को तबाह कर दिया। चलिए अब वापस बेल्जियम चलते हैं। उन्होंने क्या किया? बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने इस बात को समझा कि देश में अलग अलग रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस हैं और उनकी इज्जत करनी होगी। उन्होंने अकोमोडेशन का रास्ता अपनाया, यानी सबको साथ लेकर चलने का। ये मॉडल बहुत ही इनोवेटिव था, बहुत ही कमाल का।
1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान को 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार बदला, सिर्फ इसलिए ताकि एक ऐसा सिस्टम बन सके जिसमें हर कोई साथ रह सके। देखिए क्या किया उन्होंने। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रखी गई ताकि कोई एक समुदाय अकेले फैसले न ले सके। केंद्र की कई पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई। ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार बनाई जिसमें दोनों समुदायों का बराबर रिप्रेजेंटेशन था। और इतना ही नहीं, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई जो सिर्फ कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से जुड़े मुद्दों को देखती थी। कितना सोचा उन्होंने। और ये सब सिर्फ कागजों तक ही नहीं था, ये बेल्जियम की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। जैसे ये स्ट्रीट साइन देखिए जिस पर नाम फ्रेंच और डच दोनों भाषाओं में लिखे हैं। ये अकोमोडेशन इन एक्शन का एक जीता जागता उदाहरण है। और इस समझदारी का नतीजा, बेल्जियम ने एक संभावित सिविल वॉर को टाल दिया। देश एकजुट रहा और जब यूरोपियन यूनियन बना तो ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर्स चुना गया। ये उनके सक्सेसफुल मॉडल का सबसे बड़ा सबूत है। तो बेल्जियम और श्रीलंका की इन दो कहानियों से हम क्या सीखते हैं? पावर शेयरिंग आखिर क्यों जरूरी है, क्यों डिजायरेबल है? इसके पीछे दो तरह के कारण दिए जा सकते हैं। देखिए, पावर शेयरिंग के पक्ष में दो तरह के तर्क हैं। पहला, प्रूडेंशियल रीजंस, यानी समझदारी वाले कारण। सीधी सी बात है, पावर शेयर करने से अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच टकराव कम होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, जैसा हमने श्रीलंका के केस में देखा कि ना करने से क्या हुआ। और दूसरा है मॉरल रीजंस। ये लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब ही है कि जिन लोगों पर शासन के फैसलों का असर पड़ेगा उनके साथ पावर शेयर की जाए। लोगों का यह अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए। बेल्जियम ने इसी भावना को समझा। लेकिन पावर शेयरिंग के सवाल हमेशा इतने सीधे नहीं होते। जरा बेरूत के खलील की इस दुविधा को ही लीजिए। उसके देश में अलग अलग समुदायों के बीच पावर शेयरिंग का एक समझौता हुआ था। तब उनकी आबादी लगभग बराबर थी, लेकिन अब एक समुदाय साफ तौर पर बहुमत में आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें पुराने समझौते को ही मानते रहना चाहिए या अपनी बढ़ी हुई ताकत के आधार पर एक नई व्यवस्था की मांग करनी चाहिए? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, है ना? और यही पावर शेयरिंग की असली चुनौती है जिस पर सोचना जरूरी है।